किसान भाइयों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ हम जानकारी साझा कर रहे हैं। आज का विषय है भूमि में पीएच द्वारा रासायनिक तत्वों की उपलब्धता स्वयं पता कर इस जानकारी का उपयोग खेती में कैसे करें। इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सीपानी। आपके विषय में थोड़ा सा परिचय भी आपको देना चाहेंगे। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस का जो सिल्वर जुबली अवार्ड है वो आपको प्राप्त हुआ है और आप IARI नई दिल्ली के फेलो हैं। साथ ही चैंपियन फार्मर ऑफ इंडिया का अवार्ड IARI ने आपको प्रदान किया है। एक और जो महत्वपूर्ण अवार्ड आपको मिला है वो है जीनोम सेवियर अवार्ड, जो 2012 में भारत सरकार ने आपको प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं जिस पर लिखा है कि भूमि में पीएच द्वारा रासायनिक खादों का नियंत्रण, इसके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र सिंह सीपानी। किसान भाइयों नमस्कार। इस विषय को हमने इसलिए चुना है कि जो भूमि उपचार और भूमि परीक्षण ये जो काम है ये जटिल है और कभी कभी जानकारी ठीक मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और इसलिए किसान ये निर्णय करने में कठिनाई महसूस करता है कि उसकी भूमि में किन तत्वों की ज़रूरत है, किन तत्वों की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसके लिए एक पीएच मान या पीएच स्केल को एक स्टैंडर्ड मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब पीएच की बात करते हैं तो ये पीएच जो मान है ये भूमि की अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। इसमें जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल पीएच है, न अम्लीय है न क्षारीय है। ऐसी भूमियों को सर्वोत्तम माना जाता है। अब पीएच बढ़ता घटता रहता है अलग अलग भूमियों में, और अलग अलग पीएच पर किन तत्वों की उपलब्धता कैसे रहती है ये अगर हम जान जाएं तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भूमि में जो अम्लीय क्षेत्र है वो तीव्र अम्लीय क्षेत्र है। वो 4.5 से 5 पीएच तक जो है तीव्र अम्लीय है, 5.5 से 6 जो है मध्यम अम्लीय है, 6.5 से 6.5 तक जो है अल्प अम्लीय है, और 6.5 से फिर 7.5 तक जो उपयुक्त पीएच माना गया है खेती के हिसाब से। उसके बाद में 7.5 से 8 जो है अल्प क्षारीय है, 8.5 से 9 तक जो है मध्यम क्षारीय है, और 9 से फिर 10 तक, 9 से 10 तक ये तीव्र क्षारीय है। ये भूमियों को वर्गीकरण कर दिया है और इसी पीएच के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि अलग अलग पीएच पर आपके आवश्यक न्यून तत्वों की उपलब्धता कैसी रहती है, और उसके बाद में अंतिम समय में अंतिम बात आपको बताएंगे कि उनका अगर उपलब्धता कम है या ज़्यादा है तो उनका निराकरण हम कैसे करें। सबसे पहले हम मेजर न्यूट्रिएंट्स जो मुख्य तत्व हैं उनकी बात करेंगे। उसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, स्फुर है और पोटाश है। ये तीनों तत्व जो हैं बड़ी मात्रा में फसलों को चाहिए और इसलिए इनको मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब इनकी जो उपलब्धता है पीएच के हिसाब से अगर देखें, नाइट्रोजन को देखें हम, तो जो 6 पीएच से लगाए करीब करीब ये समझिए 8 पीएच तक इसकी उपलब्धता समान रूप से रहती है। लेकिन जब 8 के ऊपर अगर पीएच जाता है या 6 के नीचे जाता है तो नाइट्रोजन की उपलब्धता कम होती रहती है, ये देखने में आया है। इसके बाद में हम स्फुर या फास्फेट या फास्फोरस इसकी बात करें तो ये तत्व जो है लगभग आप सोचिए यहाँ से ये 6.5 पीएच से लगाए 7.5 पीएच तक इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इसके बाद में 6.5 7.5 से लगाए 8.5 तक ये उपलब्धता कम होती जाती है। फिर 8.5 के बाद में उपलब्धता फिर बढ़ जाती है। लेकिन ये तीव्र अम्लीय अवस्थाओं में इसकी उपलब्धता कम होती जाती है। उसका कारण ये है कि भूमि में
अम्लीय अवस्था के कारण स्फुर घुलनशील होता है और वो घुलनशील होकर पानी के साथ बह जाता है। अब आते हैं हम पोटाश पे। पोटाश एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है, दाने में चमक पैदा करता है, उत्पादन बढ़ाता है। सभी तत्व जो मुख्य तत्व हैं, नाइट्रोजन आपको पौधों की बढ़वार में काम आएगा, स्फुर उसकी जड़ों के विकास में काम आएगा, पोटाश जो है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम आएगा। पोटाश जो है इसको देखें आप तो ये जो आप जो समझें कि 6 pH से 10 pH तक इसकी उपलब्धता समान रहती है, लेकिन पोटाश की उपलब्धता फिर तीव्र अम्लीय अवस्थाओं में कम होती जाती है। उसका भी कारण जो मैंने स्फुर के लिए बताया लगभग वही है। अब जो है उसके बाद में गंधक तत्व पे आते हैं। गंधक एक महत्वपूर्ण तत्व बनता जा रहा है, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। अब क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि जो जितने भी हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे फर्टिलाइजर्स में गंधक करीब करीब नहीं होता है। ऐसी अवस्था में हम हर साल फसल उत्पादन के साथ गंधक का दोहन कर रहे हैं, लेकिन गंधक की जो सप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और इसके कारण गंधक की कमी हमें ज़्यादा महसूस हो रही है। और गंधक जो है तेल वाली फसलों में और जहाँ जहाँ भी प्रोटीन बनाने का काम है या जो भी लोहे का उपयोग है, इस सारी जगह गंधक बहुत ही उपयोगी तत्व है और इसलिए गंधक को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। गंधक की एक विशेषता और है, वो ये है कि गंधक तत्व की घुलनशीलता पानी में नहीं है, इसलिए जब फसलों को देना हो तब ये 2 फॉर्म में फसलों को दिया जा सकता है। एक तो ये वाटर बाथ सॉल्युबल कंपोजिशन, यानी वाटर डिस्पर्सिबल 80% गंधक है वो इसके काम में आएगा, और दूसरा है सॉल्युबल सल्फर। ये जो है ये विशेष किस्म का सल्फर है जिसमें गंधक का घोल पारदर्शी होता है। इसका जो पार्टिकल साइज है वो 225 नैनोमाइक्रोन के आसपास होता है और ये गंधक 3 काम करता है। न्यूट्रिशन का काम करता है, मकड़ी नाशक का काम करता है, फफूंद नाशक का भी काम कर सकता है। अब इसके बाद में हम आते हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम जो है आवश्यक तत्वों की श्रेणी में है और ये भी गौण तत्वों में आता है। कैल्शियम की उपलब्धता भी आप देखेंगे कि करीब 6.5 से यहाँ तक, जहाँ तक मेरा ये 8.5 तक इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इसके नीचे और इसके ऊपर कैल्शियम की उपलब्धता कम होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से फलों में क्रैक होना और फलों में जो क्वालिटी है उसकी कम हो जाती है। अब इसके बाद में तीसरा गौण तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आमतौर से सभी किसानों को मालूम है कि ये क्लोरोफिल का घटक है। क्लोरोफिल यानी पौधों का हरा तत्व। पौधों का हरा तत्व से मेरा मतलब ये है कि जो पौधे सूर्य के प्रकाश से अपनी एनर्जी को संग्रहित करते हैं और उसको परिवर्तित करते हैं प्रोडक्ट में, उसमें मैग्नीशियम की अहम भूमिका है। और मैग्नीशियम की उपलब्धता 6 से लगाए 8 तक बहुत अच्छी रहती है, इसके नीचे और ऊपर फिर कम होती जाती है। इसलिए मैग्नीशियम की कमी को भी दूर करना जरूरी है। ये मतलब जब भी ज़रूरत हो ऐसा तो आप जरूर करें। लोहा एक अलग तरह से बिहेव करता है। लोहा जो है अम्लीय अवस्थाओं में इसकी उपलब्धता शुरू से अम्लीय भूमियों में बहुत अच्छी रहती है, लेकिन ये जो है 6.5 के बाद में 7 तक ठीक ठाक है, 7.5 तक भी ठीक है, लेकिन 7.5 के बाद में लोहे की उपलब्धता कम होती जाती है। और इस कारण लोहे के लिए जो है एसिडिक साइड चाहिए। लोहे के लिए ऐसे तत्वों का उपयोग हमें करना पड़ेगा लोहे की कमी दूर करने के लिए जो उससे आसानी से उपलब्ध हो। मैग्नीज जो है, मैग्नीज लोहा, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, जस्ता और मॉलिब्डेनम ये सभी सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में आते हैं और ये सब तत्व बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन इनकी कमी की अवस्था में बीज से बीज बनने की जो प्रक्रिया है या जो पौधों का जीवन चक्र है वो पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए पौधों की जीवन चक्र के पूरा करने के लिए इन सभी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। सूक्ष्म तत्व हमें इन्हें इसलिए बताते हैं कि ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगते हैं, लेकिन ये सारे जो चयापचय या जो पौधों की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आंदरूनी प्रक्रियाएं हैं, उन सब में महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर पौधों के विकास के लिए, पौधों की उत्पादकता के लिए, पौधों को प्रतिरक्षा बनाने के लिए काम आते हैं।
अब जो बोरोन है, इसके बाद में बोरोन की उपलब्धता 5 से शुरू होती है, यहाँ पे 7.5 तक शुरू अच्छी रहती है, फिर 7.5 से कम होती जाती है, 8.5 पे कम हो जाती है, फिर 8.5 के बाद में 10 तक इसकी। बोरोन का उपयोग जो है पौधे अपनी जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, यानी फर्टिलाइजेशन या परागीकरण या नई पौध बनाने के लिए, जो नए बीज बनने के लिए काम आता है। इसके बगैर कोई बीज बनता नहीं है। इसकी उपलब्धता भी इस तरह से रहती है कि इसको अगर मॉनिटर नहीं किया जाए तो उत्पादन में काफ़ी कम हो जाता है। तांबा और जस्ता, ये दोनों तत्व जो हैं, जस्ते की स्थिति ये है कि करीब 80% देश की भूमियाँ जस्ते की कमी से जूझ रही है, और जस्ता की कमी की अवस्था में पौधे बोले रह जाते हैं। तांबे की कमी की अवस्था में पौधों में विकास में फर्क पड़ जाता है। क्लोरोफिल का कलर हरे के बजाय हरित ब्लू हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा गेहूं की बालियां जब आखिरी पत्ते से निकलती हैं तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और तांबे की कमी से होती। और मक्का में जब आपको नीचे के पत्तों में या ऊपर के पत्तों में, बीच के पत्तों में जस्ते की कमी से चौड़ी धारियाँ, क्लोरोफिल की धारियाँ बन जाती है। मॉलिब्डेनम जो है फिर ये विशिष्ट तत्व है, ये 6.5 से लगा के और 10 तक इसकी उपलब्धता बहुत अच्छी रहती है। लेकिन इसका जो फसल उत्पादन में योगदान है, खास करके जो दलहनी फसलें हैं उसमें जो हवा से नाइट्रोजन ग्रहण करने की पौधों की प्रक्रिया है, वो मॉलिब्डेनम की अनुपस्थिति में बहुत कम हो जाती है। और अगर दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन है, चना है, मूंग है, तुअर है, उर्द है, रजका है, बरसीम है, ये सारी फसलें ऐसी हैं, मटर भी उसमें एक है। ये सारी फसलें ऐसे हैं जिसमें मॉलिब्डेनम की कमी से या मॉलिब्डेनम के अभाव में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम शिथिल हो जाता है, और जब नाइट्रोजन कम बनेगा तो पैदावार बहुत ही घट जाएगी। एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि 500 किलो प्रोटीन बनाने के लिए 100 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और 100 किलो नाइट्रोजन वो अब, क्योंकि दलहनी फसलों में आम रिवाज है किसान कि वो नाइट्रोजन नहीं देते हैं ऊपर से, इसलिए उन्हें अपनी नाइट्रोजन खुद बनाना पड़ती है। उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए नाइट्रोजन खुद बनाए पौधा, इसका उपाय करना जरूरी है। मैंने मुख्य तत्वों के बारे में कुछ बात आपसे करी थी। अब मैं मुख्य तत्वों के बाद में गौण तत्वों में जो गंधक है वो महत्वपूर्ण, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो चौथा आवश्यक तत्व हो गया है। और दूसरा, गंधक के साथ में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गंधक जो है पानी में घुलनशील नहीं है। तो जो तत्व पानी में घुलनशील नहीं है उसको पौधा कैसे ग्रहण करे, ये चैलेंज हमारे सामने था। इस चैलेंज को हमने कैसे एड्रेस किया है या इसको कैसे समाधान किया है, इसके बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने। पहले तो ये है कि गंधक जो है घुलनशील रूप में होना चाहिए। उसके लिए घुलनशील में जो वेटेबल पाउडर है वो पानी में घुल जाता है। वो घुलनशील गंधक का सुपरिचित रूप है, उसे आप पानी में घोल के दे सकते हैं। दूसरा ये कि गंधक जड़ों तक पहुंचाने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया था। वो यूरिया, ट्राइकोंट्रेनॉल और सल्फर का समावेश एक ही प्रोडक्ट में किया था। इन्हें यूरिया में ट्राइकोंट्रेनॉल की कोटिंग की थी सबसे पहले, उसके बाद में हमने गंधक की कोटिंग करी, और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो किसान ने खुद बनाया है। उसको अपने किसान अपने यहाँ साल भर संग्रहित कर सकता है, और जहाँ जहाँ वो यूरिया डालेगा उसके साथ में ट्राइकोंट्रेनॉल का समावेश होगा और गंधक भी फसलों को मिल जाएगा। ये तो एक तरीका हमने किसानों के लिए बताया था, वो किसान हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। दूसरा तरीका है वो ये है कि गंधक अगर पानी में पूर्ण रूप से
घुलनशील हो या सॉल्यूशन में हो तो उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही एक उत्पादन हमने माइक्रोसॉफ्ट 20 के रूप में किया है। इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये दिखता सॉल्यूशन जैसा है, लेकिन जब इसको पानी में डालते हैं तो ये 200 नैनोमीटर के कण बनाता है, जो पत्तों के द्वारा पौधों के अंदर जाने में सक्षम है। तो खड़ी फसल में जहाँ भी गंधक की पूर्ति करना हो, अब गंधक और क्या काम करता है, इसमें भी किसानों की रुचि होगी। तो मैं बताना चाहूँगा कि गंधक न्यूट्रिशन आवश्यक तत्व के अलावा मकड़ी नाशक है और फफूंद नाशक है। जब गंधक का उपयोग किसान करते हैं तो तीनों फायदे उसको एक साथ मिलते हैं, जो और किसी तत्व में नहीं है। ये जो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये गंधक का वो रूप है जो पैकेट जो मैंने बॉटल दिखाई थी। ये तरल रूप में है, पारदर्शी है, और जब इसको आप पानी में घोलेंगे तो इसके कण जो बिखर जाएंगे पानी के अंदर, और वो कण बहुत ही सूक्ष्म होंगे, जो पौधों के छिद्रों से अंदर जाकर पौधों की सुरक्षा करेंगे, गंधक की पूर्ति करेंगे और मकड़ी का नाश करेंगे। गंधक की पूर्ति के बाद में अब मैंने बताया कि मैग्नीशियम जो है पौधों में हरे रंग का निर्माण करता है, जो पौधों में ऊर्जा का संचार कर पैदावार बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए, क्योंकि पौधों के पत्तों के माध्यम से हमको उसके पानी खड़ी फसल में दूर करना है, तो इसके लिए चिलेटेड न्यूट्रेक्स MG का निर्माण किया है, जो पौधों में दर्शाए गए कमी के लक्षणों को दूर करता है, उत्पादन बढ़ाता है और पौधों को हरा और ताकतवर बनाता है। जैसे लोहा मनुष्यों में खून बनाने के लिए सहायक है, वैसे ही लोहा क्लोरोफिल के निर्माण में, पौधों का हरा रंग बनाने में, पौधों में ऊर्जा संग्रहण करने में, और लोहे की कमी से पौधे पीले पड़ जाते हैं, बीमार दिखाई देते हैं, इसको क्लोरोसिस कहते हैं। ये गन्ने में और मूंगफली में आसानी से बारिश के मौसम में देखी जा सकती है। अन्य फसलों में भी लोहों की कमी है। खड़ी फसल में लोहों की पूर्ति के लिए न्यूट्रेक्स फेरस, इसमें चिलेटेड फॉर्म में ये तत्व बनाए गए हैं न्यूट्रेक्स में, और ये आसानी से पौधे ग्रहण करते हैं। और ये जो तत्व हैं ये पानी में घुलनशील हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इनका उपयोग अगर करें तो खड़ी फसल में लोहे की कमी को दूर किया जा सकता है। मैंगनीज एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, जो पौधों की बढ़वार के लिए, जीवन चक्र पूरा करने के लिए। मैंगनीज की कमी से सोयाबीन में नुकसान होता है, गेहूं में नुकसान होता है। आप ये पत्तियों में जो कमी के लक्षण है वो देख रहे हैं। इसकी कमी दूर करने के लिए न्यूट्रेक्स MN या न्यूट्रेक्स मैंगनीज का निर्माण किया है, जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अगर फसलों पर छिड़का जाए तो मैंगनीज की कमी दूर होगी और उत्पादन क्षमता भी पौधों की बढ़ेगी। बोरोन एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है, जो पौधों में उनका जीवन चक्र पूरा करने के लिए, यानी पौधों के संचेतन में या पौधों के फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार आपने देखा होगा कि टमाटर की फसल में टमाटर जो है क्रैक हो जाते हैं, और इस तरह से बोरोन की कमी से जो परागीकरण का काम है उसमें बाधा उपस्थित होती है। फलों का आकार बिगड़ जाता है, प्रकार बिगड़ जाता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो बोरोन सभी फसलों में, वेजिटेबल्स में या अन्य सभी फसलों में, खास करके हमने देखा कि अफीम में इसका उपयोग बहुत ही कारगर ढंग से किसान यहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग जो है
2 ग्राम प्रति लीटर के मान से अगर किया जाए तो आपके तत्वों की बोरोन तत्व की पूर्ति हो जाती है। और ये इसमें 20% बोरोन होता है, जो कि सबसे घुलनशील अवस्था है सोडियम टेट्राबोरेट। कृषि में तांबे का महत्व लगभग 300 वर्षों से लोगों को मालूम है। सबसे पहले तांबे का उपयोग फ्रांस में बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में हुआ, जो कि विभिन्न बीमारियों को रोकथाम के लिए एकमात्र उपाय था उस समय। लेकिन बाद में जब पता लगा वैज्ञानिकों की तांबा आवश्यक तत्व है और इसकी कमी के बगैर, मैंने कहा कि पौधों का जीवन चक्र असंभव है, तो तांबा प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है, पौधों को बीमारी से बचाता है और पौधे स्वस्थ और कारगर रहते हैं, जिससे कि अधिकतम उत्पादन क्षमता प्राप्त हो सके। तांबे की कमी दूर करने के लिए न्यूट्रेक्स कॉपर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। खड़ी फसल में तांबे की कमी दूर होगी, पौधे बीमारियों से भी बचेंगे। जस्ता सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों में जस्ते की कमी का पता लगाया और जस्ते की कमी का पता डॉक्टर वाई.एल. नेने ने पेड़ी में लगाया कि वो खेरा नामक जो बीमारी है वो वास्तव में जस्ते की कमी से थी। और जब खेरा नामक बीमारी पर चावल के ऊपर जब जस्ते का छिड़काव किया गया तो वो बीमारी ठीक हो गई। तो ये बड़े आश्चर्य का विषय था कि एक बीमारी को ठीक करने, फिर बाद में जब कालांतर में लोग ये समझे कि जस्ते की कमी कहाँ कहाँ है, सारे देश में जस्ते का परीक्षण किया गया और पाया गया कि देश की अधिकांश भूमियाँ जस्ते में कम है। और उसके बाद में विभिन्न उपचारों से जिंक सल्फेट का उपयोग किया गया। 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 21% जिंक होता है। लेकिन खड़ी फसल में अगर जस्ते की कमी दिखाई दे, जो कि आमतौर से दिखाई देती है, उसके ठीक करने के लिए न्यूट्रेक्स जिंक ये चिलेटेड फॉर्म में है, घुलनशील है, पौधों में ग्रहणशीलता इसकी बहुत अच्छी है। इसका उपयोग करें और इसके परिणामों को देखें। अगर किसान भाई देख सकें तो इस जो पैकेट पे फोटो छपा है उसको ध्यान से देखें। इसकी जड़ों में जो गांठें हैं वो नत्रजन स्थिरीकरण का काम करती है। इसमें बैक्टीरिया होता है जो पौधों को हवा से नत्रजन खींचकर अपने लिए उपयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये है मॉलिब्डेनम। अब जब इतना महत्वपूर्ण तत्व है जो कि सारी दलहनी फसलों में को नत्रजन प्रदान करने में मदद करता है, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ काम करना जरूरी था। इसके लिए माइक्रोब्डेनम का निर्माण किया गया। अब माइक्रोब्डेनम आप चाहेंगे कि ये काम कैसे करेगा, क्या करेगा, तो संक्षिप्त जानकारी बताऊं आपको। इसको बीज उपचार के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है 3 ml प्रति केजी। और कोई किसान अगर बीज उपचार करने से चूक जाए तो 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव 25 से 35 दिन की फसल पर करेगा तो उसको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन बीज उपचार का जो तरीका है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसको सोयाबीन में करिए, मूंगफली में करिए, तुअर में करिए, मसूर में करिए, चने में करिए, सारी दलहनी फसलों में करिए और किसान भाई इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इससे अच्छा कारगर उपाय हमारे पास में नहीं है। अब किसान भाई आमतौर से पूछते हैं कि क्या हम इन तत्वों की पूर्ति के लिए अनेक प्रोडक्ट उपयोग करने के बजाय अगर कभी एक प्रोडक्ट हो तो उसका अच्छा रहेगा। किसान भाइयों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नीड बेस्ड रिसर्च करी और उसके हिसाब से माइक्रोन गोल्ड का निर्माण किया। और ये सभी तत्वों की पूर्ति करता है, सल्फर से लगा के मॉलिब्डेनम तक।
खड़ी फसल में 2 से 3 छिड़काव इसके किए जाएं 2 से 3 ml प्रति लीटर के मान से, तो ये सभी सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति करके फसल उत्पादन में बहुत बढ़वार कर सकता है। किसान भाई इस प्रोडक्ट को उपयोग करें। माइक्रोन G100 का निर्माण भी किसानों की जरूरत के हिसाब से किया गया है। इसमें सभी सूक्ष्म तत्वों का समावेश है, लेकिन ये भूमि उपचार द्वारा फसल बोने से पूर्व या खड़ी फसल में 5 किलो G100 प्रति बीघा के मान से किसान अपनी फसल को उपचारित करें, सूक्ष्म तत्वों की कमी पूर्ति करें और अधिकतम उत्पादन की ओर अग्रसर हो। किसान भाइयों, अभी जो हमने पीएच मान और तत्वों की उपलब्धता के बारे में जो चर्चा करी है, उसके बाद अब हमको ये देखना है कि भूमि में पीएच को कैसे परीक्षण किया जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें भूमि के सैंपल लेना पड़ेंगे। जो हमेशा सैंपल लेने की विधि है वो ये है कि हर खेत से एक बीच से और एक चारों कोनों के आसपास से थोड़ी थोड़ी मिट्टी, गहरी मिट्टी निकालिए 9 इंच से और उसको मिला दीजिए। उस सैंपल को मिलाने के बाद में उसके फिर 4 भाग करिए। फिर उस एक भाग को इमामदस्ता या खरड़ में उसकी पिसाई करिए और चलनी से उसको छान लीजिए। तो जो छनी हुई मिट्टी है वो आप देखेंगे कि ये देखिए 4-5 तरह की मिट्टियां हमने अलग अलग जगह से प्राप्त की है और ये परीक्षण के लिए तैयार है। अब इनका पीएच का परीक्षण आपको स्वयं करना है और आपको इसका करते हुए देखना भी है। तो जो आपने भूमि की तैयारी की है उसमें आप देखेंगे कि ये काली जमीन है, ये मध्यम काली है, ये भूरी है, ये मध्यम भूरी है और ये रस्ट कलर में है। रस्ट कलर में मतलब इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी संभावना है। तो मैं ये जो मेरी बीकर है ये कांच का, इसमें डिस्टिल वाटर लिया हुआ है। किसान भाई अगर डिस्टिल वाटर नहीं मिले तो जो आपका एयर कंडीशन का जो पानी निकलता है वो लगभग 10 ppm का होता है और करीब करीब 7 pH का होता है। उस पानी का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये काम अपने स्वयं करना है, अपने घर पे करना है। तो इसके लिए मैं जो तरकीब बता रहा हूँ वो आप स्वयं उसको दोहरा सकेंगे और खुद कर सकेंगे। अब जैसे मैं ये जो मिट्टी है, मैं इसके ये छोटा चम्मच है, इससे करीब करीब 5 चम्मच मैं इसमें डालूंगा। ये 3 हुए, ये चौथा और ये 5वां। और फिर इसके बाद में इसको हिला लिया जाएगा। जो पीएच है वो इसके घुलनशील भाग से इंडिकेटर पेपर जो होता है, ई-मर्क का यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, वो हम पीएच देखने काम में लाएंगे। अब हमने सोचा कि भाई किसान भाई इसको अगर स्वयं करना चाहें तो विधि ऐसी हो कि किसान खुद कर सके और बिना किसी प्रयोगशाला के, बिना किसी यंत्र के अगर वो अपना पीएच पता लगा लेता है तो उसको तत्वों की उपलब्धता और उसके उपयोग के बारे में या किस भूमि में उनका उपचार कैसे करना है इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब मैं इसके बाद में मेरे सहयोगी राजेश गुप्ता जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे कहूँगा कि वो जो उनने 10 घोल बनाए हैं, एक लगाए 10 pH के टेस्ट ट्यूब में, वो ये दिखाने के लिए बनाए हैं कि जब वो पीएच पेपर उसमें डुबोएंगे तो पीएच पेपर का रंग उस स्केल के से मैच करेंगे
और आप खुद पता करेंगे कि आपकी भूमि का पीएच क्या है। जो विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन पीएच के आपने बना के रखे हैं, उनमें सबसे पहले जो न्यूट्रल पीएच है या 7 पीएच है, उसमें आप वो पीएच पेपर डुबो के और उसको मैच करके बताएं किसानों को। ये 7 ये जो रंग है पीएच 7 का, ये लगभग जो गोबर का रंग है उस तरह का है। और ये पीएच 7 का रंग है जिसको आप ईमर्क के पेपर के ऊपर जो चार्ट लगा हुआ है उससे मैच करके देख रहे हैं। ये पीएच 6। अब आपको जो पीएच 6 की तरफ हम ले जा रहे हैं, ये जो है एसिडिक है रिएक्शन। और आप देखेंगे कि 6 रंग का जो पीएच है पेपर का, वो उसके चार्ट से मैच हो रहा है। और ये हल्का पीला है लगभग। इसको देखिए, आप इससे मिला के पता करेंगे कि आपकी भूमि का पीएच क्या है। ये पीएच 5। ये जो पीएच है, ये पीएच पेपर है, ये 5 पीएच है। और ये इसमें जो पीला रंग है थोड़ा गहरा हो गया है। और ये आप जब प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि 5 और 6 में क्या फ़र्क है। 4 पीएच। 4 पीएच का पीएच पेपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डुबो के दिखा रहे हैं। और अब देखिए यहाँ कलर थोड़ा चेंज हुआ है, मतलब काफ़ी चेंज हो गया। अब ये रेडिश है और जिस तरह से ये इसके आगे जाएंगे तो रंग ये गहरा होता जाएगा। पीएच 3। ये गुप्ता जी अब आपको पीएच 3 का पेपर दिखा रहे हैं। देखिए, अपनी ध्यान से देखिए, इसको पीएच चार्ट से मिलाइए और परखिए। आप जब स्वयं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों पीएच में क्या फ़र्क है। ये पीएच 2। अब ये 2 पीएच है और इसमें आप कलर देखेंगे कि गहरा होता जा रहा है। इसको आप पीएच की स्केल से देखें और ये आप पता लगा सकते हैं कि आपकी भूमि का पीएच क्या ऐसा है या नहीं है। ये पीएच 1। ये एक पीएच है, अत्यंत अम्लीय है। ऐसी भूमि आमतौर से बहुत कम होती है, लेकिन आप पीएच पेपर के मान से आप पता लगा सकते हैं कि सॉल्यूशन जो इन्होंने गुप्ता जी ने बनाया है उसका पीएच 1 है। और ये काफ़ी गहरा लाल रंग है जो मैरून से ज़्यादा गहरा है। पीएच 8 का सॉल्यूशन है, उसको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जो 7 पीएच का जो सॉल्यूशन था वो हल्का मूंगिया था या गोबर के रंग का था। अब ये मूंगिया से आसमानी की तरफ हो रहा है। और ये 8 पीएच की भूमि है, या जो सॉल्यूशन इन्होंने बनाया वो 8 पीएच का है। पीएच 9। ये गुप्ता जी आपको 9 पीएच का जो घोल है उसमें पीएच इंडिकेटर पेपर को डाल के देख रहे हैं। और इसको देखिए आप, ये रंग गहरा हो रहा है और ये गहरा नीला रंग है। ये गुप्ता जी आपको पीएच 10। पीएच 10। और पीएच 10 जो है ये हमारी स्केल की अंतिम स्केल है, मतलब अंतिम पड़ाव है। और जनरली खेती के लिए जो पीएच मान है वो 1 से लगातार 10 तक देखा जाता है। और सारी ज़मीनों का पीएच इसी के अंतर्गत आता है। किसान भाई अपनी ज़मीनों का पीएच मान पता करें, सूक्ष्म तत्वों की उपलब्धता देखें और अपनी परिस्थिति और फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तत्वों का उपयोग करें, अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाएं। ये परीक्षण आपको बिना भूमि परीक्षण किए अपने घर बैठे जमीन के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। और इस जानकारी के आधार पर आप अपने कृषि संबंधी या न्यूट्रिशन संबंधी निर्णय ठीक से कर पाएंगे।